यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर मेंटरशिप टेस्ट नंबर 19 है। ठीक है, 19 का हम लोग ने पार्ट 1 देखा है। पार्ट 1 करने का मतलब कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग ने 51 क्वेश्चन इसके कवर कर लिए हैं। जो आगे के बच्चे क्वेश्चन है वो हम लोग आज कवर करेंगे। फिर इसके बाद अभी जो नेक्स्ट संडे को होगा टेस्ट नंबर 20 वो करेंगे। ऑडिट टेस्ट 18 का पार्ट 2 पेंडिंग है ना, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, और फिर जब विजन का जो ओपन टेस्ट हुआ था टेस्ट नंबर 4 वो भी करेंगे, और जो अगला टेस्ट विजन का वो भी करेंगे। तो एक एक करके जितने टेस्ट हैं सब करते जाएंगे। साथ में अपना यूकेटी का जो टेस्ट है वो भी अभी हम लोग लेके आने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा। जो योजना मैगजीन, इंडियन जो एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है उसके जो मैगजीन आती है उसके निकाल करके 100 क्वेश्चन जो आते हैं सभी मैगजीन को इंपॉर्टेंट, वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 51 तक कल कर चुके थे, 52 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर। भारतीय संसद के पीठासीन अधिकारी के संबंध में विचार करना है। लोकसभा के विघटित होने के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। 52 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, राज्यसभा का उपसभापति तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि सदन उसके उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर लेता है, भले ही वो राज्यसभा का सदस्य ना हो। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि राज्यसभा का उपसभापति केवल तब तक पद धारण करता है जब तक कि वह राज्यसभा का सदस्य होता है। यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है तो स्वतः ही उपसभापति का पद त्याग हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड गलत हो जाएगा, पहला सही है। एक यहाँ से आंसर होगा। 53 नंबर है, भारतीय संसद के समान विधेयक और विधायी प्रक्रिया के संबंध में विचार करना है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन पर व्यपगत हो जाता है, जबकि राज्यसभा में लंबित विधेयक का व्यपगत या व्यपगमन नहीं होता है। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है, लोकसभा द्वारा पारित किंतु राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित कोई विधेयक लोकसभा विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। ये बात गलत है, क्योंकि यदि कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित है तो लोकसभा का विघटन होने पर व्यपगत नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वह संसद विधायी प्रक्रिया पहले ही पूर्ण हो चुकी है और वह केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति शेष रहती है। 1-2 करेक्ट है। 54 है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में विचार करना है। राज्यसभा के सभापति के रूप में वह सदन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड बात है, राज्यसभा की अध्यक्षता करते समय उपराष्ट्रपति प्रथमतः मतदान में भाग नहीं लेता है, परंतु मतों की समानता स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। सेकेंड बात करेक्ट है। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट हो गया। यहाँ से आंसर 1 और 2 दोनों सही है ना, 1 नहीं, 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, दोनों बातें सही हैं। यहाँ से सी क्या होगा? 54 का करेक्ट आंसर है। 55 है, भारत में संसदीय कार्रवाई के जो साधन है उसके बारे में विचार करना है। किसी मंत्री पर तथ्यों को छिपाने या सदन की गलत जानकारी देने का आरोप लगते हैं, उस पर किसी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, राज्यसभा में किसी अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले में चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव जो होता है ये सदन की समान कार्यवाही को बाधित करके किसी अत्यावश्यक जो लोक महत्व होते हैं उसके मामले पर ध्यान आकर्षित करने का एक साधन होता है। हालांकि ये प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही स्वीकृत या प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सरकार की निंदा का तत्व शामिल होता है, जो सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। ओनली 1 करेक्ट है, एक आंसर होगा। 56 है, भारत में शहरी स्थानीय निकाय के संबंध में विचार करना है। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, छावनी बोर्ड, इनमें से कितने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित नगर पालिकाओं के प्रकार होंगे? आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर केवल 3 है। यहाँ से कौन कौन? एक तो देखो, एक आपका हो जाएगा नगर परिषद, ठीक है, नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया, और एक आपका हो जाएगा नगर परिषद, नगर निगम, और एक आपका नगर पंचायत। छावनी बोर्ड इसमें नहीं होगा, क्योंकि नगर परिषद में लघु शहरी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, और जो नगर निगम होते हैं ये एक बड़ा क्षेत्र और एक बड़े शहरों को इसलिए यहाँ पर कवर किया जाता है, जो समानता प्रमुख शहरों में होता है। ठीक है, जैसे कि कानपुर नगर निगम है ना, और बॉम्बे नगर निगम है ना, ये सब है। तो से 2 बातें हो गई। और जो यहाँ से छावनी बोर्ड है
छावनी बोर्ड इसमें नहीं होगा, क्योंकि छावनी बोर्ड 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका में नहीं आएगा, और ये छावनी अधिनियम के तहत स्थापित एक अलग सांविधिक निकाय होगा। ठीक है, तो गलत होगा, और ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है। राइट। और नगर पंचायत में क्या होता है, जो नगर पंचायत होती है इसमें ये एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्रीय और शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होते रहते हैं वो, तो याद रखना है सब। 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य होंगे? भारत के निर्वाचन आयोग के में से कार्य कौन से है? आंसर हो जाएगा एक तो मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर उन्हें संशोधन करते रहना, सही बात है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना, यह भी बात सही है। संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्भरता के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के परामर्श देना, तीनों बात करेक्ट है। 57 का ए यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन चौथी बात यहाँ से गलत होगी। चौथी बात बोला है कि नगर पालिकाओं और पंचायतों का चुनाव कराना, ये बात गलत है, क्योंकि पंचायतों नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, जो कि अनुच्छेद 243 का के, ठीक है, 243 के और 243 ZA के तहत होगा। और पांचवी बात भी गलत है। ठीक है, क्योंकि अपन निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन संसद द्वारा स्थापित परिसीमन आयोग करता है, ना कि स्वयं निर्वाचन आयोग। 1 to 3 करेक्ट है ए। क्वेश्चन 58 है, किसी राज्य की विधान परिषद के संबंध में विचार करना है। विधानसभा द्वारा विधान परिषद के गठन या उन्मूलन के संबंध में पारित संसद जो प्रस्ताव होता है वो बाध्यकारी होता है। पारित प्रस्ताव संसद पर बाध्यकारी होता है। पहली बात जो 58 है, इसका यहां से ये क्या होगी? गलत है, क्योंकि यहां पर जो इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 169 के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बहुमत को उपस्थित एवं मतदान करने वाली संख्या के 2/3 उससे विधान परिषद के गठन या उन्मूलन की सिफारिश करने वाला प्रस्ताव पारित कर सकती है। हालांकि ये प्रस्ताव संसद पर बाध्यकारी नहीं होता है। सेकेंड बात है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या उन्मूलन से संबंधित विधेयक को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। सेकेंड बात सही है, सिर्फ दूसरा करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 59 59 नंबर है, भारतीय संसद राज्यसभा के संबंध में विचार करना है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटा जाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा ही शुरू कर सकती है। 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। संविधान में संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि अनुच्छेद 368 है जो उसके अंतर्गत संवैधानिक संशोधनों के मामले में संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त होती हैं और संवैधानिक संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों द्वारा निर्धारित बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में अन्य मामलों के लिए अधिकरणों के संबंध में विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 323B के अंतर्गत संसद द्वारा कराधान, विदेशी मुद्रा और औद्योगिक विवाद जैसे मामलों के लिए अधिकरण स्थापित किए जा सकते हैं। 60 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर जो संविधान के भाग 14A, ठीक है, भाग 14A, इसके अंतर्गत विशेष विवादों के निराकरण हेतु अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और 323A और 323B के अंतर्गत निर्दिष्ट मामलों के लिए जो अधिकरण होते हैं उसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, अनुच्छेद 323B के अंतर्गत अधिकरण जो होते हैं इनको निर्दिष्ट मामले में सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालय जो होते हैं उसके अधिकारियों को पूरी तरह से इसमें बाहर रखा जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि अधिकरण की स्थापना करने वाले कानून सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालय की अधिकारिता को समाप्त करती है। और फिर भी अनुच्छेद 136 जो अपील के लिए यहाँ पर विशेष अनुमति देता है, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारिता और उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा को लेकर के शक्ति पूर्णतः समाप्त नहीं किया है। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट होगा। आंसर 1। 61 है, हाल ही में समाचारों में रहे पंखुड़ी पोर्टल के संबंध में विचार करना है। यह महिला एवं बाल विकास के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व साझेदारी पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये पोर्टल सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन, वात्सल मिशन और मिशन शक्ति जैसे प्रमुख योजनाओं का समर्थन करेगा। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। दोनों बातें यहाँ से सही है। इसका आंसर 61 का 1 और 2 सी।
62 टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप्स टैक्स रैंप के बारे में विचार करना है। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकी उत्पादों तथा अनुसंधान की गुणवत्ता, समयबद्धता तथा विश्वसनीयता में सुधार करना होगा। 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड है, इसे केंद्र और राज्य के बीच लागत वितरण वाले केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, न कि केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्रीय क्षेत्र की योजना होता है जिसे पूरी तरह से मंत्रालय ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, ठीक है। और केंद्र राज्यों के बीच लागत वितरण वाली केंद्रीय प्रायोजित योजना नहीं है। ये केंद्र प्रायोजित होती है जो यहाँ पर केंद्र राज्य देते हैं, और जो केंद्रीय क्षेत्र की होती है वो केंद्र सरकार देती है पूरा। योजना की अवधि 16वें वित्त आयोग की अवधि के अनुरूप होगी। तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है। 1 और 3 से ये आंसर बी। 63 है, हाल ही में वैश्विक पहलों के संबंध में विचार करना है। चीन ने वैश्विक शासन पहल की प्रस्तावना G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में रखी थी। पहली बात 63 का पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर चीन ने वैश्विक शासन पहल जो है इसका प्रस्ताव 25वें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो तियानजिन था समिट 2025 उसमें रखी थी, ठीक है। वैश्विक विकास पहल GDI का उद्देश्य जन केंद्रित विकास आजीविका को सुरक्षा और विकास के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, वैश्विक सुरक्षा पहल संवाद और परामर्श के माध्यम से शांति का महत्व देती है, साथ ही संपर्क विकास मार्गों में भी सम्मान करती है। तीसरी बात भी करेक्ट होगी। 1 गलत है, 2 और 3 सही है। 64 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। जापान, कतर, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इनमें से कितने यहाँ पर कौन से देश जो है पैक्स सिलिका के हस्ताक्षरकर्ता देश होंगे? आंसर हो जाएगा, देखो पैक्स सिलिका क्या है। पैक्स सिलिका एक अमेरिका नेतृत्व वाला गठबंधन है जिसे सुरक्षित और अनुकूलनशील सिलिकॉन और एआई आपूर्ति श्रृंखला निर्माण हेतु बनाया गया है, और विशेष रूप से चीन के महत्वपूर्ण खनिज और सेमीकंडक्टर प्रसंस्करण में प्रभुत्व को देखते हुए, ठीक है। तो क्या होगा, डी यहाँ से सभी यहाँ से सही होंगे, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत का स्वागत पैक्स सिलिका के 10वें हस्ताक्षरकर्ता के रूप में किया है। अब भारत ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और जापान, कतर, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम जैसे अन्य हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ इसमें शामिल हो चुका है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 65 निर्यात प्रोत्साहन मिशन के बारे में विचार करना है। ये एक डिजिटल सक्षम समग्र ढांचा है जिसका उद्देश्य भारत के निर्यात परितंत्र को सुदृढ़ करना होगा, और विशेष रूप से MSME और जन प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। पहली बात 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है, ये 2 एकीकृत उप योजनाओं निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा के माध्यम से संचालित होता है जो निर्यातकों को वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। इसका कार्यान्वयन विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है। अभी तीनों बातें सही है। आंसर यहाँ से 65 का सी। 66 है, निम्नलिखित में से किन देशों ने पहले ही आपदा जोखिम वित्त पोषण के लिए कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स का उपयोग किया है? आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर ये मैक्सिको और फिलीपींस इसका सही आंसर होगा 66 का। 67 आते हैं, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो मानक लेबलिंग कार्यक्रम के बारे में विचार करना है। SNL है ना, कार्यक्रम को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। स्टार लेवल स्थिर होते हैं और एक बार दिए जाने के बाद समय के साथ इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर स्टार रेटिंग मानदंड समय समय पर तकनीकी प्रगति को बेहतर ऊर्जा दक्षता मानक रूप में परिवर्तन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ये कार्यक्रम उत्पाद की श्रेणी के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों प्रकार की लेबलिंग शामिल करते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। 67 का आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा 1 और 3 मतलब बी करेक्ट है। 68 आते हैं। 68 बोले गैलेक्सी फॉग जो है उसके बारे में क्वेश्चन है। गैलेक्सी फॉग मेलानोबैट्रॉक्स इंडिकस के बारे में विचार करना है। ये एक अवाचक अनियतापी उभयचर प्रणाली है
जो केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, इसे आईयूसीएन के रेड लिस्ट में संकटापन प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण सूची आईयूसीएन में सुभेद रूप से यह वल्नरेबल में रखा गया है। ठीक है, संकटापन में नहीं। इसका प्राकृतिक आवास शीत आर्द्र वन क्षेत्रों तक ही सीमित है, जो अक्सर क्षयग्रस्त लकड़ियों के नीचे पाया जाता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। और जो ये केरल के तमिलनाडु और दक्षिण पश्चिमी घाट में आर्द्रबान सदाबहार जो वन है उसके स्थानिक प्रजाति भी मानी जाती है। इसे केरल के मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख प्रजाति घोषित किया गया है। चौथी बात भी सही है। 1, 3, 4 सही है। आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 69 है, पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2025 में वन्यजीव संरक्षण पहलों के बारे में विचार करना है। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भारत के टाइगर रिजर्व नेटवर्क में शामिल नवीनतम टाइगर रिजर्व होगा। 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड, वर्ष 2025 में भारत में अधिसूचित हाथी अभ्यारण्य की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये 25 में बढ़कर तो इतने हो गए, 33 हो गई है। 2025 में बढ़कर 33 हो गई है। ठीक है, 40 नहीं। प्रोजेक्ट चीता प्रारंभ में केवल कोन राष्ट्रीय उद्यान तक ही सीमित था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट चीता का कार्य क्षेत्र अब केवल कोनो राष्ट्रीय उद्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के गांधीनगर गांधीसागर वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों का पुनर्स्थापन के लिए इस परियोजना को अपने विस्तार चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। ठीक है, गलत होगा। भारत ने नदी डॉल्फिन हिम तेंदुआ बाघ अभ्यारण्य बस्टर्ड के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजनाएं प्रारंभ की हैं। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर हो जाएगा आपका 1 और 4 सही है, तो बी, मतलब 1 और 4 दो बात। 70 नंबर क्वेश्चन है, नगरीय ऊष्मा और हरितन के संबंध में प्राय समाचारों में रहने वाली शब्दावली तापीय विनिमय क्षमता का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है। आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर, वनस्पति आच्छादित सतहों और कंक्रीट व डामर जैसी विनिमय सतहों के बीच तापांतर को। ठीक है, मतलब तापमान जो तापीय विनिमय होता है क्षमता, ये नगरीय जलवायु के अध्ययन में प्रयुक्त जो मात्रात्मक मापदंड होते हैं, जो तुलना करता है कि विभिन्न भू सतह में तापमान कैसे प्रभावित करता है और उसे वनस्पति आच्छादित सतह पर कैसे यहाँ पर डामर में जैसी विनिमय सतहों को बीच तापांतर को परिभाषित करेगा, जो यह मूल्यांकन करने में सहायता करता है कि नगरीय हरियाली शीतलन होता है या तापन। ठीक है, देखो एक नकारात्मक मान इंगित करता है कि जो वनस्पति होती है वो आच्छादित क्षेत्रों की तुलना में अधिक ठंडी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाइट बेलिड हेरन को जैव संकेतक प्रजाति इसलिए माना जाता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किस प्रजातियों के तंत्र की स्थिति को प्रतिनिधित्व करता है। आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर, हिमालय अलवण जल जो होता है नदी परतंत्र, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 72, ओलिव रिडले कछुआ के बारे में विचार करना है। ओलिव रिडले कछुए सबसे छोटे समुद्री कछुए की प्रजाति होती है और उन्हें कुछ उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में समन्वित करने के लिए सामूहिक निधन के लिए जाना जाता है। 72 का पहला ऐसे करेक्ट है। दूसरा, भारत में ओलिव रिडले कछुआ को देश के वन्यजीव कानून के तहत उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्राप्त है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंध के तहत भी शामिल किए गए हैं। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार ओलिव रिडले जो रिडले कछुआ है इसको संकटापन की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि उसकी संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ओलिव रिडले कछुआ की संरक्षण स्थिति आईयूसीएन रेड लिस्ट में सुभेद वल्नरेबल संकटग्रस्त नहीं है। 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा 1 और 2। 73 है, सिट्रीन बैगटेल नॉर्दर्न पिंटेल पाइड एवोसिड तथा ग्लासी आइबिस जैसी प्रजातियां प्राय सुर्खियों में रहती हैं। इसका सर्वोत्तम रूप से वर्णन कौन करता है। आंसर हो जाएगा 73 का, ये वर्णन करता है मध्य एशियाई फ्लाईवे का उपयोग करने वाले प्रवासी पक्षी। सी यहाँ से क्या होगा, 73 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 है, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष
के संबंध में विचार करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। पहला 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, इसका नेतृत्व खाद्य और कृषि संगठन FAO कर रहा है, सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, इसका उद्देश्य REDD+ जैसे वन आरक्षित, जलवायु संबंध पहलों को सुदृढ़ करना और वृक्षारोपण जो केंद्रित आजीविका उसके मॉडल को बढ़ावा देना होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि जैसे वृक्षारोपण केंद्रित यह वन आधारित फसलों को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि इसके बजाय ये चारागाहों को स्वतंत्र पारिस्थितिक तंत्र के रूप में मानता देता है। ठीक है, ओनली 1 2 करेक्ट है बी। 75 वुल्फ सुपरमून जैसे संबंध में विचार करना है। वुल्फ सुपरमून तब होता है जब जनवरी में पूर्णिमा और चंद्रमा का निकटतम बिंदु पेरिजी एक साथ आते हैं। 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, सेकेंड। सुपरमून के दौरान चंद्रमा ज्वारीय बलों में वृद्धि के कारण भौतिक रूप से विस्तारित होता है, सेकेंड बात गलत होगा, क्योंकि सुपरमून के दौरान चंद्रमा कोई भौतिक विस्तार या संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है और इसके आकाश में बड़े और अधिक चमकदार दिखाई देने के कारण केवल पृथ्वी चंद्रमा की जो दूरी होती है वो कमी होती है, ना कि ज्वारीय खिंचाव या गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा का विस्तार। तीसरा है, सुपरमून तब होता है जब पूर्णिमा और चंद्रमा का पृथ्वी के सबसे निकट बिंदु पेरिजी के साथ होते हैं। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सुपरमून को वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ये पूर्णिमा होती है जो चंद्रमा के पेरिजी या उसके बहुत पास घटना होती है, अर्थात चंद्रमा की अंडाकार कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पर होगी। सिर्फ यहाँ से 1 और 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना के बारे में विचार करना है। उसके अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन जीवन चक्र किस चरण के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। आंसर हो जाएगा 76 का, एक तो इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, के डिजाइन और विकास में समर्थन करता है, और सिस्टम ऑन चिप, ये भी बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। सिस्टम ऑन चिप, एक ही चिप पर कई कार्यात्मक ब्लॉक जैसे उनको एकीकृत करेगा। बौद्धिक संपदा कोर IP, इसको भी यहाँ पर क्या है, ये इसके निर्माण और सेमीकंडक्टर हैं उसके मूल्य जो अधिग्रहण है उसके केंद्रीकृत करेगा और डिजाइन आधारित यहाँ पर प्रोत्साहन देगा इसको। और चौथा है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, ये बात इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर फैब्रिकेशन जो है इसका समर्थन नहीं करता है, ये एक फैबलेस मॉडल के तहत डिजाइन किया जाता है, उस पर केंद्रित होगा। 1 2 3 करेक्ट होगा। 77 नंबर है, आकाश NG मिसाइल के बारे में विचार करना है। आकाश NG में 95% से अधिक स्वदेशी घटक होंगे। 77 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ साथ निजी क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल होंगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, आकाश NG निर्यात संस्करण भारतीय सशस्त्र बलों में जो नियोजित यहाँ पर संस्थान होते हैं, संस्करण होते हैं, उसके समान होती हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि आकाश NG का निर्यात संस्करण भारतीय सशस्त्र बलों में तैनात संस्करण के समान नहीं होता है, और निर्यात संस्करण समानता मारक दूरी, सीकर और संवेदनशीलता सॉफ्टवेयर को लेकर के बताती है, परिवर्तन करती है। तो क्या होगा, दूसरा सही है, पहला सही है ना, तीसरा गलत होगा। चौथा बोला इसमें, आकाश NG मिसाइल भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा संरचना को सुदृढ़ करती है, ये बात करेक्ट है। और ये एक अत्यधिक गतिशील मध्यम दूरी की सतह से वायु मिसाइल क्षमता का प्रदान करेगी, और जो अल्प दूरी की वायु रक्षा प्रणाली जैसे जो दूरी होती है उनकी प्रणाली के बीच जो खाई होती है उसको काटती है, ठीक है। तो 1 2 4 करेक्ट होगा, 1 2 4 भी करेक्ट है। 78 है, भाषणी प्लेटफॉर्म के बारे में विचार करना है। भाषणी प्लेटफॉर्म मैंने कल आपको टारगेट में टॉपिक दिया था, ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। भाषणी भारत का एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का एक घटक है जो आधार, UPI और डिजी लॉकर के साथ अंतर प्रचलित स्तर को प्रदान करता है। 78 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट है। देखो, डेली टारगेट्स अगर आप नहीं जोड़े तो उसको जोड़ना है, क्योंकि एक एक चीज़ वहाँ पर एक टॉपिक मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स के भी आपको टॉपिक देता हूँ, साथ में उसी टॉपिक के सबके MCQs भी कराते रहते हैं, ठीक है। जोड़ सकते हो अगर 2026 में प्रीलिम्स आप दे रहे हो तो काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। सर्च करोगे डेली टारगेट बाय UPSC नॉलेज ट्रैक, ये आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। पहला सही है, श्रुतलेख केवल 22 अनुसूचित भाषाओं में ही वास्तविक समय में बहुभाषी भाषण अनुवाद की सुविधा प्रदान करता है। सेकेंड बात, 78 का सेकेंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर श्रुतलेख 22 अनुसूचित भाषाओं तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ पर 22 से अधिक भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। भाषादान भाषणी के अंतर्गत
क्लाउड सोर्सिंग पहल होता है जिसका उद्देश्य एआई आधारित भाषा मॉडल को सुधार के लिए भाषाई डेटा को संग्रह करना। तीसरा सही है, पहला सही है। 1 और 3 ए। 79 भारत का पहला मेड इन इंडिया मल्टी कैबलर लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो 300 किलोमीटर तक सटीक प्रहार करने में सक्षम रहता है और एक ही लॉन्चर में विभिन्न प्रकार के रॉकेट को निर्देशित युद्ध सामग्री दाग सकता है और उच्च गतिशील ताप प्रदान करता है और आत्मनिर्भरता भारत पहल को सशक्त बनाता है। इनमें से किस मिसाइल तो प्रणाली को संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर सी, सूर्यास्त्र सही आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर। निम्नलिखित पर विचार करने और संरचना और प्राथमिक महत्व। अंजी खड्ड रेल ब्रिज ये बोले अस्थिर हिमालय भूभाग के लिए केवल स्टेट डिजाइन किया गया है। इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, नया पंबन रेलवे ब्रिज समुद्री नेविगेशन के लिए वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल होगा। तीसरा है चिनाब रेलवे ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे अर्च ब्रिज होगा। और बैराबी सरांग नई लाइन आइजोल के लिए पहली रेल कनेक्टिविटी होगी। चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। 80 का आंसर डी सही होगा। 81 81 नंबर। टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट टीआरसी के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। टीआरसी के तहत एक निश्चित अवधि के लिए किसी संस्था को टैक्स रेजिडेंसी की पुष्टि होती है। पहली बात। 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, टीआरसी के होने से भारत में दोहरा कराधान परिहार समझौता लाभ स्वतः सुनिश्चित होता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होने से अब जो अपने आप में DDAA के साथ स्वतः यहाँ पर गारंटी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया था कि टीआरसी को आर्थिक गतिविधि के साक्ष्यों पर समर्थित होना चाहिए। ये बात सही है। 1 और 3 सही होगा। 82 82 नंबर। हाल ही में समाचारों में रहा CVI-GIL किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट्स ऐप से संबंधित है। बी क्या होगा 82 का करेक्ट आंसर यहाँ से। 83 नंबर है, 83 नंबर क्वेश्चन। पोलर सिल्क रोड के संबंध में विचार करना है। ये आर्कटिक क्षेत्र में इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारे का विस्तार होगा। 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर यह पृथक प्रस्तावित संपर्क गलियारा है जो भारत मध्य पूर्व यूरोप को जोड़ने के लिए परिकल्पित है और इसका आर्कटिक क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होगा। PSR मुख्य रूप से रूस के आर्कटिक तट पर स्थित नॉर्दर्न सी रूट पर केंद्रित होगा जो एशिया यूरोप के बीच दूरी को उल्लेखनीय रूप से कम करेगा। सेकेंड बात सही है, ओनली 2 करेक्ट है। 84 है, हाल ही में प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय रहा था। इस संबंध में विचार करना है कि कौन से इसकी प्रवृत्ति को लेकर देश का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा ये गाजा के पुनर्निर्माण और संक्रमणकालीन शासन की देखरेख के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाला एक बहुपक्षीय निकाय होगा। ठीक है, बी आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा। राइट। 85 आते हैं। भारत यूएई द्विपक्षीय संबंध के बारे में विचार करना है। ठीक है, पहला इसमें बोला है यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य होगा। पहली बात। 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, जया तलवार भारत और यूएई के बीच एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास होगी जिसका उद्देश्य समुद्र तथा रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना होगा। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत और यूएई ने सीमा पार शैक्षणिक तथा आधिकारिक दस्तावेज के प्रमाणीकरण के लिए डिजिलॉकर को यूएई के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 85 का आंसर 1, 2 और 3 सभी से है। क्वेश्चन 86 है, 6वीं एशियन भारत डिजिटल मंत्रिस्तरीय जो बैठक है उसके बारे में विचार करना है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत और मलेशिया ने वर्चुअली की जिसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग बढ़ाना था। 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है। दूसरा, भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी विशेषज्ञता को साझा करने के लिए पेशकश की थी जिसमें आधार, यूपीआई और ग्रामीण बैकबोन जैसे पहल प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। ये बात सही है। 87 नंबर है, भारत में मिर्च बाजार के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2024-25 में
भारत के मिर्च और निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई, लेकिन वैश्विक मूल्य दबाव के कारण निर्यात में कमी आई है। पहली बात, 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, चीन रंग के लिए पेपरिका और उच्च तीखापन तथा औषधि उपयोग के लिए तेजा मिर्च पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही आयातित मिर्च के लिए प्रसंस्करण शुरू करने पर निर्यात करेगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत के प्रमुख मिर्च उत्पादन वाले राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक होंगे। तीसरी बात भी सही है। 1 2 3 सभी करेक्ट हैं। यहाँ से 88 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के बारे में विचार करना है। इसको भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किया गया था। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, ना कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा। ये बात गलत होगा। निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई को पहली बार वर्ष 2020 में राज्य और निचले जो जिले स्तर है उसमें से लेकर के निर्यात तैयारी कार्यक्रम जो आकलन है वो लॉन्च किया गया था। ये बात करेक्ट है। सिर्फ दूसरा आंसर सही होगा, पहली बात यहाँ से गलत है। 89 89 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की रोजगार और सामाजिक प्रवृत्तियां 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्किंग पॉवर्टी के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2015 से 25 के बीच वैश्विक स्तर पर अत्यधिक वर्किंग पॉवर्टी घटकर 7.9% रह गई है। 89 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड, वर्ष 2015 से 25 के दौरान वर्किंग पॉवर्टी में होने वाली कमी की गति वर्ष 5 से 15 की तुलना में काफ़ी तीव्र देखी गई थी। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर तीव्र नहीं देखी गई थी, काफ़ी धीमी थी है। और पूर्ववर्ती दशकों में वैश्विक कार्यशील निर्धारिता में लगभग 15% अंकों की गिरावट देखी गई थी। ठीक है। निम्न आय वाले देशों में वर्ष 2025 में 2/3 से अधिक श्रमिक अत्यधिक अथवा मध्यम निर्धनता थी जीवन यापन कर रहे थे। तीसरा से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसके अतिरिक्त जो निम्न आय वाले देश थे उनमें 2025 में लगभग 68% श्रमिक रोजगार में संलग्न होते थे, और उसके बावजूद अत्यधिक अथवा मध्यम आय वाले जो जीवन यापन है वो कर रहे थे। और ये स्थिति औपचारिक निम्न उत्पादकता वाले रोजगार की व्यापकता को, सम्मानजनक कार्य के अवसरों को, उपलब्धता को सीमित करती है। तो 1 और 3 करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर, भारत की आर्थिक समीक्षा के बारे में विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत केंद्रीय बजट से पहले प्रति वर्ष आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान की आर्थिक समीक्षा का कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है, और संविधान में 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को संदर्भ में दिया गया है, और आर्थिक सर्वेक्षण एक सरकारी प्रक्रिया होती है, न कि संवैधानिक आवश्यकता। सेकेंड बात है, इससे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है, आर्थिक समीक्षा में की गई सिफारिशें और अनुदान बजट तैयार करते समय सरकार के लिए बाध्यकारी होते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह समीक्षा एक अनुशंसात्मक दस्तावेज होता है। इसमें अनुमान और नीतिगत सुझाव सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगे। ठीक है। 1 यहाँ से गलत है, 3 यहाँ से गलत है, केवल 2 यहाँ से सही होगा। इसका एक बात करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में कार्बन क्रेडिट यहाँ पर ट्रेडिंग स्कीम के बारे में विचार करना है। CCTS जो है एक बाजार आधारित तंत्र है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करता है और कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसमें प्रत्येक प्रमाण पत्र 1 टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन की कमी के बराबर होता है। 91 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, CCTS का प्रारंभिक दायरा विद्युत क्षेत्र को शामिल करता है, जो भारत के कुल उत्सर्जन का लगभग 40% हिस्सा है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर CCTS प्रारंभिक लक्ष्य भारत के कुल उत्सर्जन का 16%, ठीक है, 16% भाग के लिए जिम्मेदार होता है, राइट। और लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम आदि विद्युत क्षेत्र को लेकर के उत्सर्जन 40% बाद में शामिल किया गया सकता है। ठीक है, तो गलत होगा। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है। ए क्या होगा? यहाँ से सही आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 92। ये एक विशाल मोनोकार्पिक साकी पौधा है जिसकी पारदर्शी पैगोडा जैसी ब्रैक्ट्स इसके फूलों में चारों ओर एक सुरक्षात्मक ग्लास हाउस बनाती है। ये मूलतः अल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाता है और इसका जीवन चक्र कई वर्षों तक होता रहता है। इसके बाद ये केवल एक बार पुष्पित होता है और स्थानीय स्तर पर इसके तनों का सेवन इसके अम्लीय स्वाद के लिए जाना जाता है। तो किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं मरीन पौधों में। 92 में आंसर हो जाएगा ये सिक्किम सुंदरी की बात कर रहे हैं। ठीक है। 93 है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 रिपोर्ट के बारे में विचार करना है। प्रकृति के संरक्षण निवेश किए गए प्रत्येक $1 की अपेक्षा लगभग $30
ऐसे कार्यों पर व्यय किए जाते हैं जो प्रकृति को क्षति पहुंचाते हैं। पहला 93 का पहला स्टेटमेंट सही है। प्रकृति को क्षति पहुंचाने वाले वैश्विक वित्तीय प्रवाह वैश्विक जीडीपी के 5% से कम होगी। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले वित्तीय प्रवाह लगभग 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आंके गए हैं, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 7% हो गया, न कि 5% से कम। 5% से अधिक बोलता तो सही होता है। प्रकृति नकारात्मक वित्तीय प्रवाह में तेजी और निजी क्षेत्र को हिस्सा सबसे अधिक होगा। तीसरी बात यहाँ से सही है। 1 और 3 सही है, आंसर ए। 94 नंबर है। हाल ही में चर्चा में रही एक प्रमुख बौद्ध पुरातात्विक खोज जिहनपोरा स्तूप मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर कुषाण वंश से संबंधित है ना। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 95 है। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए संशोधित 2024 मानदंड निम्नलिखित में से कौन से शामिल है इसमें? आंसर हो जाएगा 95 में। एक तो पहला, प्रारंभिक ग्रंथों की प्राचीनता 1500 से 2000 वर्षों के बीच होनी चाहिए, ठीक है, उससे अधिक होनी चाहिए। और प्रलेखी और अभिलेखी साक्ष्यों की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। और काव्य के अतिरिक्त यहाँ पर गद्यात्मक ज्ञान ग्रंथों की उपलब्धता होनी चाहिए। 1, 2, 4 यहाँ से आंसर होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि शास्त्रीय और आधुनिक रूपों के बीच अनिवार्यता निरंतरता, ये बात गलत है, क्योंकि शास्त्रीय भाषा और साहित्य अपने वर्तमान रूप से भिन्न हो सकते हैं अथवा बाद में रूपों का उपशाखाओं के रूप में संततता भी हो सकती है। इनमें 134 करेक्ट होगा। 96 है। बायोसेफ्टी लेवल प्रयोगशालाओं के संबंध में विचार करना है। BSL-4 प्रयोगशालाएं अत्यधिक संक्रामक उच्च मृत्यु दर वाले तथा जिनके लिए कोई ज्ञात टीका या उपचार उपलब्ध नहीं होता है, ऐसे रोगजनकों का अध्ययन हेतु डिजाइन की जाती है। 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, BSL-4 प्रयोगशाला में अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जैव सुरक्षा और परिरोधन प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया जाता है। सेकेंड में से होगा। BSL-4 प्रयोगशालाओं का उपयोग सामान्य संक्रामक रोग की नियमित नैदानिक जांच के लिए करते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि BSL-4 प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग समान संक्रामक रोगों की नियमित जांच के लिए नहीं करते, बल्कि ऐसा रोग समान जोखिम स्तर के अनुसार BSL-2 या BSL-3 प्रयोगशालाओं में संभाले जाते हैं। तीसरा गलत होगा। ओनली 1, 2 करेक्ट है, 2 बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 97। कन्वेंशन 108 के संबंध में विचार करना है। यह डेटा संरक्षण पर विश्व की सबसे पहली या विश्व की पहली विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि होगी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के तत्वाधान में अपनाया गया था। सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस काउंसिल को यूरोप ऑफ काउंसिल जो थी तत्वाधान में अपनाया गया था, जिसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस में होगा। ये बात गलत होगी। भारत ने अपने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया है। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर काउंसिल ऑफ यूरोप की सभी सदस्यों ने इसकी पुष्टि की है और कई गैर यूरोपीय सदस्य भी इसमें हैं, और भारत ने कन्वेंशन 108 पर हस्ताक्षर की पुष्टि नहीं की है। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए। 98 है। हाल ही में समाचारों में रहा डिस्कॉम्बुलेटर निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? डिस्कॉम्बुलेटर किसे संबंधित होगा? ये संबंधित है एक गैर घातक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति और निर्देशित हथियार ऊर्जा प्रणाली से। बी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ से वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के बारे में विचार करना है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था और ये वैश्विक जोखिमों के विश्लेषण करती है ताकि निर्णयकर्ता तत्कालिक संकटों तथा दीर्घकालिक प्राथमिकताओं को बीच संतुलन बना सके। सेकेंड बात क्या होगी? 99 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, वैश्विक स्तर पर भू आर्थिक जो संघर्ष है उसमें निकट भविष्य में सबसे अधिक गंभीर वैश्विक जोखिम के रूप में उभरा है, जो सशस्त्र संघर्ष और जलवायु संबंधी जोखिम को लेकर के गंभीर विषय हो गया है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, रिपोर्ट में अनुसार साइबर सुरक्षा वर्ष 2026 में भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन गया है। तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है भी। तीनों करेक्ट है। आंसर 99 का 1, 2 और 3 सभी सही है। सही पूछा है तो 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें बोला है कि हाल ही में समाचारों में रही शब्दावली शैडो फ्लीट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? ठीक है, देखो शैडो फ्लीट से तात्पर्य तेल के टैंकरों का एक विशाल वैश्विक नेटवर्क होता है जो रूस, फ्रांस,
ईरान और वेनेजुएला जैसे जो प्रतिबंधित देश हैं उससे कच्चे तेल के परिवहन के क्रमिक पारदर्शी समुद्री बंधनों को बाहर कार करना। ठीक है। और रूस यूक्रेन जो युद्ध है उसके बाद से लेकर के काफ़ी न्यूज़ में था ये, तो यहाँ से आंसर होगा इसका ये बी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिबंध है उससे बचने के क्रम में प्रतिबंधित कच्चे तेल के परिवहन के हेतु भ्रामक तरीकों का उपयोग करने वाले तेल टैंकर का एक नेटवर्क होगा। बी यहाँ से सही आंसर है। तो इस टाइप से यहाँ पर दृष्टि का टेस्ट नंबर यहाँ से जो आपका ये 19वां पेपर है ना, 19 नंबर पेपर यहाँ से आपका फिनिश हुआ, राइट। उसके बाद 20 यहाँ पर जो होगा संडे को होगा, जो 18 नंबर का पार्ट 2 है वो पेंडिंग है, उसको मैं आपको कराऊंगा। और साथ ही जो डेली टारगेट चल रहा है यूकेटी का अपना चैनल पे, डेली टारगेट में आपको सुबह मॉर्निंग में आपको टारगेट दिए जाते हैं और आपको पूरा कवर करना होता है। और यहाँ पर उसके बाद इसके क्वेश्चन होते हैं उसी टॉपिक पर, जो आपको टॉपिक दिए जाते हैं उसी टॉपिक पर आपके क्वेश्चन होते हैं। एक बार आप जाके देख सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है वो। और सुबह यहाँ पर अपलोड भी हो चुका है आज का भी टारगेट। ठीक है, एंड कर सकते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।